ब्रेन मौजूद है, इतने ब्रिलियंट लोग मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे डॉक्टर साहब की ये लगी इन दोनों हजरात की, आपके मेहमान ग्रामी की, कि देखिए इन्होंने बात की कि मजहब के हवाले से, और देखिए बुनियादी फलसफा जब हमें अपने मजहब का ना पता हो, बुनियादी अकाइद हमें ना पता हो, तो आदमी डिस्टॉर्ट हो जाता है बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब से, एक तो इनकी किताब के बारे में पूछना, जो उन्होंने किताब लिखी है वो किस तरह अवेलेबल होगी, कहाँ अवेलेबल होगी, और सवाल मेरा ये कि तो आजकल बड़ा डीएनए, क्योंकि मैं अभी हमें तो पिछले 5-10 सालों में पता चला डीएनए का लफ्ज सुना है हमने, तो इतने आम आदमी को पता नहीं। एक तो डीएनए टेस्ट क्या होता है और उसकी क्या अहमियत है। दूसरा जो सवाल मैं करना चाहता हूँ कि डार्विन की थ्योरी जो है, वेस्ट के अंदर भी इसको शक की निगाह से देखा जाता है या वह इनको मनोन तस्लीम किया जाता है? बस मेरा ये सवाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ये आपने असल सवालों का समंदर जो है कूदे में समो दिया है। तो मुख्तसरन में आपसे डीएनए टेस्ट अब हम लोगों के यहाँ पे क्राइम और इन सब चीज़ों में बहुत इस पे डॉक्टर साहब बात करेंगे, लेकिन मैं इनके कॉलर की एक बात का जवाब देना चाहूँगा मजहब के हवाले से और डीएनए के हवाले से और साइंस के हवाले से। तो कहने का मतलब ये कि हम, उनका भी कहना है कि उसको साइंस को पढ़ना चाहिए और ये सारी। तो मैंने जो किताब लिखी वो इसलिए लिखी कि भाई आप, मतलब ये कि हम मसलन जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि डीएनए जो है एक तेज़ाब है, एसिड है ना। आरएनए भी एक एसिड है, और वो उसकी मिकदार कितनी है कि हद बिसारत से बालातर एक खलिया है, उसके अंदर वो डीएनए भी है, यानी एक तेज़ाब है। तो क्या एक तेज़ाब में ये सलाहियत हो सकती है कि वो इतनी हैरान कुन मखलूक़ात को पैदा कर दे? जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एक रेसिपी तो दे दी गई उसको, लेकिन वो रेसिपी जो है उसको डीएनए किस तरह से इस्तेमाल करता है? क्या केमिकल में खुद ये शऊर है? एक केमिकल है उसमें नहीं है ना उसके अंदर, किसने? तो हाँ, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिसने वो चीज़ें स्टोर की हैं उसकी तरफ हमें मुतवज्जे होना चाहिए। यानी एक अल्लाह की ज़ात है। हम अगर डीएनए पे रुक जाते हैं तो डीएनए के बारे में भी सोचना चाहिए कि डीएनए को किसने तख्लीक किया, ये हैरान कुन मौजज़ा किस तरह रूनुमा हुआ। और सर ये हमारे जीन्स में इस तरह पास होता है ना, जो हमारे वालिदैन का था वो उसका कॉम्बिनेशन नहीं, वो हज़रत आदम और जनाब हव्वा से लेके आज तक मेरे और आपके अंदर तक वो ट्रांसफ़र हो रही है, जितनी खुसूसियात हैं, और आइंदा नस्लों में ट्रांसफ़र होती रहेंगी जब तक इस दुनिया में इंसान बाकी है। अच्छा सर, यहाँ से एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है, यही डीएनए है जो अब जिस तरह सर ने बताया कि बिल्कुल ही अपनी ही जैसी चीज़ वो दोबारा बनाएगा, क्योंकि वो वैसे ही फीड हुआ हुआ है। जब उसमें वो अपनी जैसी चीज़ नहीं बनाता तो हम उसे म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन, उससे कैंसर होता है। ये ओवर सिंपलिफिकेशन आपने कर दिया, लेकिन म्यूटेशन इतनी बहुत सारी चीज़ें सिंपल नहीं। बहरहाल बेसिकली बात सही है कि उसमें जब कोई एरर हो जाता है, यानी जो फार्मूला दिया गया है, यूँ समझ लीजिए कि डीएनए आरएनए जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा हुआ है, सही। और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हर प्रोग्राम के साथ एक एग्जीक्यूट फाइल होती है। तो वो अब आई एम टॉकिंग इन कंप्यूटर जार्गन, कंप्यूटर की लैंग्वेज में आ गए जी। तो उसमें एक एग्जीक्यूट फाइल होती है। सही। उस एग्जीक्यूट फाइल वो जब ओके होती है तो वो एग्जीक्यूशन उस प्रोग्राम का होता है। सही। ये चूंकि इसमें बहुत ज्यादा कंपोनेंट, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स, बहुत ज्यादा मामलात शामिल हैं, इस वजह से ये जो पूरा प्रोसेस है ये एरर प्रोन है, यानी इसमें एरर के चांसेस भी हैं, हो सकते हैं बिल्कुल। हाँ, और बिल्कुल है। एरर होने की वजह से जो तब्दीली आ जाती है उसको म्यूटेशन कहते हैं। वो जिंदगी की एक और शक्ल बन जाती है। एंजाइम है, वो एंजाइम भी जब डेफिशिएंट या वो हो जाते हैं उसमें भी प्रॉब्लम जी, है। उसकी वजह से। अच्छा, मेरे कॉल मौजूद है, उसके बाद मैं आपसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में जरूर पूछना चाहूंगी। कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक। नुसरत बात कर रही हूँ जी। नुसरत, हाँ जी। मुझे ये पहले तो पोल का जवाब देना है। हाँ जी बिल्कुल दीजिए। वो ये है कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने बनी इस्राइल को सजा के तौर पर बंदर बना दिया। ये तो सबने पढ़ा होगा, तो ये जरा ये मतलब बहुत ही डेफिनेट बात है। कुरान शरीफ खोल के देखें तो उसमें मौजूद है। दोबारा से हवाला दीजिएगा। हवाला सूरह बकरा का है कि उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने बनी इस्राइल को सजा के तौर पे कहा कि जाओ तुम बंदर हो जाओ। अच्छा। तो एक तो ये बात है। दूसरा मुझे क्वेश्चन पूछना है कि जेनेटिक कोड के बारे में थोड़ी सी तफसीलात बताइएगा। जेनेटिक कोड, ठीक है जी, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। सर बात वही पलट के जेनेटिक इंजीनियरिंग पे आ गई। हाँ, बात वही है असल में। अब ये कुरान की जो बहुत सारी आयात हैं तो उनको हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हम उनको पूरा इदराक नहीं कर पाते। सर लफ्ज़ी मफ़हूम और होता है और तफसीर उसकी और होती है। नहीं, तफसीर ही नहीं,
मतलब ज़माने का अपना एक इल्म का बढ़ना और वसअत पाना। मसलन ये कि जितना इल्म बढ़ेगा उतनी हम कुरान को बेहतर तौर पे समझ सकेंगे। अब जो बनी इसराइल के कुछ अफराद का बंदर बन जाना एक बड़ा मशहूर कुरान की आयत है और सब ऐसा हुआ। बात ये कि वो मतलब ऐसा अल्लाह ताला की ज़ात से मतलब बिल्कुल उसके लिए मुमकिन है कि वो एक इशारा करे और ये गिलास जो है ये चिड़िया बन जाए। सही। और अल्लाह एक इशारा करे कि तितली जो है वो हाथी में तब्दील हो जाए। तो उसको तो हम इसमें ज़ेर बहस नहीं लाएंगे, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू अब बहरहाल ऐसा हो रहा है जिसकी डॉक्टर साहब भी तफसीलात बताएंगे कि बहुत सारी नई अक़साम की चीज़ें आ रही हैं। अब वो असल में कुछ कोड्स हैं, हिदायत हैं, वो हिदायत जितनी भी हैं डीएनए के ऊपर वो 4 केमिकल हरूफ से लिखी हुई हैं, चार केमिकल्स हैं, उनकी मुख्तलिफ़ तरतीबों से एक मतन एक हिदायत बनती है। जब 3 केमिकल मिलते हैं तो एक हिदायत बनती है, यानी एक हर्फ बनता है, एक लफ्ज़ बनता है। और जब बहुत सारे लफ्ज़ बनते हैं तो उससे एक जुमला तश्कील पाता है, और जब बहुत सारे जुमले होते हैं तो उनसे एक पैराग्राफ बनता है, और जब बहुत सारे पैराग्राफ जमा हो जाते हैं तो उससे किताब वजूद में आ जाती है। यही इसी तरीके से हमारे यहाँ भी हो रहा है। यानी कुछ केमिकल्स हैं जो एमाइनो यानी जब जमा हुई एक हिदायत मतलब एक कोड आया, एक हिदायत आई डीएनए के पास, डीएनए ने जारी की, उसके मुताबिक जो उसका आरएनए है या उसका मर्ग, तो वो कुछ खास केमिकल्स को, ये बातें आप और मैं तो समझ रहे होंगे। नहीं मैं आपसे बताऊं कि हमारे व्यूअर्स कितने से समझ रहे नहीं। देखिए बात ये कि व्यूअर्स को थोड़ा समझाना ही पड़ता है, कुछ नई चीज़ें बताना पड़ती है। अगर हम पुरानी बातें और रिपीट करते रहें तो उनकी मालूमात में इजाफा नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो है। और ये हिम्मत अफजाई करनी चाहिए व्यूअर्स की भी कि वो इन बातों को समझें और उस पर देखें क्या है ये। कोशिश कीजिए, थोड़ा जहन इस वक्त अपना कंसंट्रेशन से सुनिए बात। और एक कॉल है हमारे साथ। मैं जर्नल सी मिसाल देता हूँ, जैसे कि बीमारियां हमारे होती, पहले हेपेटाइटिस था कि भाई वो जर्द हो गया चेहरा और वो गंडे तावीज़ और वगैरह दवाएं पढ़ के और गन्ने का जूस पी के वो कहते ठीक हो गया। हालांकि गन्ने का जूस खुद एक बीमारी है, अगर वो अगर सड़क से ली जा रही है, अगर वो लिया जा रहा है सड़क से। सही। लेकिन फिर आपने देखा हेपेटाइटिस बी आया, फिर सी आया। ये क्या है? ये वही म्यूटेशन है जिसका डॉक्टर साहब ने इशारा किया। मतलब म्यूटेशन का मतलब मैं आम नादरीन के लिए बता दूं कि जब आप फोटोकॉपी कराते हैं किसी एक पेज की, 1000 कॉपियाँ कराएं आप उसकी, तो उनमें से कुछ न कुछ कॉपी जो है ना ऐसी होंगी जो ज़रा जिनका एक सफ़ा ज़रा सा कोना मुड़ गया होगा। अब आप उसकी मज़ीद कॉपियाँ कराएं तो उसमें कोई एक ऐसी हो जाएगी जिसमें इंक ज़्यादा हो गई, किसी में कम हो गई। इसी तरीके से म्यूटेशन के थ्रू चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। सही। हमारे साथ एक कॉल मौजूद है सर, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी उसे साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हाँ जी। देखें आपने बड़ी प्यारी बात करी है कि डीएनए और इसकी बारीकियां जो है वो आम आदमी समझ सका नहीं समझ सका, लेकिन जो आपके दोनों हजरात बैठे माशाल्लाह इतनी खूबियों के मालिक हैं और कुरान से और आयतों से हवाला दे के बात कर रहे हैं जो कि प्रूफ चीजें हैं। 1-2 सवाल मेरे भी जहन में अगर इनायत फरमा दें, जैसे हजरत साहब ने एक फरमाया कि अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, ये कह दें तो काफी है। तो ये आंख का एक वाहिद ऑर्गन ऐसा है जो बचपन से उसी साइज में पैदा होता है और बुढ़ापे तक उसी साइज में पैदा रहता है। ये क्या वजह है, इसका डीएनए से क्या ताल्लुक है? दूसरा ये कि 2 डीएनए बिल्कुल सेम से मुराद कोई फर्क ना हो, ऐसे हो सकते हैं या नहीं हो सकते? 2 डीएनए बिल्कुल सेम, अभी बताते हैं आपको। थैंक यू सर। जी सर, सबसे पहले तो 2 डीएनए सेम वाली बात बता दीजिए। देखिए अगर 2 डीएनए बिल्कुल सेम हुआ करते या हो सकते तो हमारी आपके सबकी जो सगे बहन भाइयों की बल्कि जुड़वा बहन भाइयों की भी शक्लें जो थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है वो ना हो पाता। फिर बिल्कुल नहीं ये बड़ा दिलचस्प मौजूद है। हाँ। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा होता तो जो डीएनए की जिस टेक्निक से हम फॉरेंसिक साइंस में काम लेते हैं लोगों के आइडेंटिफिकेशन का, फिर वो मुमकिन नहीं हो पाता। सेम भी है, एक चीज होती है सेम, अंग्रेजी का लफ्ज होता है सेम और एक होता है सिमिलर। तो दे कैन बी वेरी 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 सिमिलर बट दे विल नॉट बी एग्जैक्टली द सेम। जैसे ट्विंस आइडेंटिकल ट्विंस में होता है, लेकिन सेम नहीं होता। फैमिली का जो डीएनए होता है वो मैच किया जाता है। फैमिली का डीएनए होगा बहुत सारी वैरायटी, तो हर फैमिली के मेंबर में भी थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा।
फर्क होगा, लेकिन उनमें कुछ कॉमन चीजें भी होंगी, कॉमन चीजें होंगी, उससे मैच किया जाता लेकिन है। अब जो ट्विन बेबीज हैं, जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, उनका जो वजूद में आते हैं वो बेसिकली एक सेल से आते हैं, वो डिवाइड हो जाता है 2 हिस्सों में, तो उसके अंदर बेशतर खुसूसियात तकरीबन एक जैसी होती है, लेकिन फिर भी एक जैसी नहीं होती। मोहम्मद साहब शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो गया, दूर कर दूं। ट्विंस 2 तरह से हो सकते हैं। रहमे मादर में ये हो सकता है कि 2 अलग अलग एग, 2 अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हुए और 2 बच्चे बन गए, वो भी ट्विंस हैं। और ये भी होता है कि एक एग जो है वो डिवाइड होकर उससे 2 बच्चे बने, तो वो होमोजाइगस ट्विंस कहलाते हैं और वो बहुत ही सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। और ये मौजू बड़ा मज़ेदार है कि ये इसमें हमें जो मैं अपने जाविये से बात करता हूँ कि आपने देखा होगा कि दुनिया के जितने जानवर हैं पर स्पेशी, मतलब कौवे, चिड़िया हैं, ज़ेबरा हैं, हाथी हैं, भैंस हैं, ये सब एक शक्ल के होते हैं। एक शक्ल क्या? हमारे लिए एक शक्ल के होते हैं, वो अपने अंदर भी एक हाँ ऐसी नस्लें भी हैं। है ना? अच्छा, अब वो जो गाय, सबकी एक शक्ल होती है। जी जी, अब गाय भैंस है या बकरी है, वो या पेंगुइन्स हैं जो एंटार्क्टिका से कनाडा के साहिल पे आते हैं लाखों की तादाद में, लेकिन वो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन सब एक दूसरे को खुद पहचान सकते हैं। हाँ। मैं और आप नहीं पहचान सकते। अगर इंसान भी इसी तरह से अल्लाह ताला पैदा कर देता कि हर इंसान की शक्ल एक जैसी होती, तो आपके सारा सिस्टम ही खत्म हो जाता। तो ये चीज़ें साबित करती हैं, ये चीज़ें साबित करती हैं कि इस कायनात का, इस इंसान का, चीज़ों का कोई एक पैदा करने वाला है जिसने ख़ास मंसूबे के तहत इन चीज़ों को पैदा किया। ये खुद ब खुद नहीं पैदा हो गई, एक प्लान है इसके पीछे, और जब प्लान है तो प्लानर भी है इसके पीछे। सर, जीन थेरेपी से क्या मुराद है? जीन थेरेपी डॉक्टर साहब भी बताएंगे इसके ऊपर ज़रा तफसील से। सर ने एक सेकंड के लिए किया, फिर कहा इतना लंबा सवाल पूछ लिया, चलो डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, जीन थेरेपी से क्या मुराद है? देखिए, जीन थेरेपी के बारे में मेरी मालूमात कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना ये ज़रूर मैं अर्ज़ कर सकता हूँ कि जीन थेरेपी से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात जो बीमारियाँ या जो कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है वो इस वजह से होता है कि जो इंसान वजूद में आ गया है उसके अंदर जो जीन्स मौजूद हैं उनमें से कोई जीन जो है या तो अपना काम पूरा नहीं कर पा रही है या डिफेक्ट है, यानी डिफेक्टिव है, यानी वो मौजूद नहीं है। अच्छा। उसके मौजूद ना होने की वजह से उसको जो काम करना था या जो केमिकल बनाना था वो नहीं बन रहा है, तो इस वजह से वो बीमारी या वो अलामात या वो तकलीफ मौजूद है। जीन थेरेपी का मतलब है कि ये कोशिश की जाए कि वो जीन उसको दवा के तौर पर दी जा सके, लाइक थैलेसीमिया, लाइक हीमोफीलिया, इस तरह के डिजीजेस। राइट। तो अब ये किस लेवल पर, किस हद तक कामयाब है या क्या है, मैं इसके बारे में तो कुछ लेकिन इसके ऊपर नहीं, मैं तो बहुत कम इल्म आदमी हूँ, मतलब मैं डॉक्टर साहब से ही इस्तिफादा करता हूँ। अच्छा, मैं आम आदमी के समझाने के लिए बात करूँ कि अब अगर एक जीन है, एक प्लान है, उस एक जुमला लिखा हुआ है, मतलब कैट सेट ऑन कारपेट। अब अगर टाइप हो गया डी की जगह का आर, तो वो कैट के बजाय कार हो जाएगा, कार सेट ऑन द कारपेट। मफहूम बदल गया ना, या बेमाने हो गया। इसी तरह जीन्स के अंदर भी होता है कि सम टाइम, यानी कुछ या तो खुदा की तरफ से उसकी मसलहत और मशीयत के मुताबिक, और कभी ऐसा भी होता है कि मतलब ताबकारी का इलाज है आपका, या मुख्तलिफ बहुत सारी ऐसी दवाएं भी जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाए सम टाइम, उसकी वजह से भी उनके अंदर वो जो हिदायत लिखी हुई है ना, जिसको हम जीन कह रहे हैं कि क्या बनना है, क्या बनना है, उसके अंदर एक फॉल्ट पैदा हो जाता है। अब फॉल्ट पैदा हुआ तो अब वो उस जीन ने वो काम ही नहीं किया और वो चीज़ें ही जमा नहीं की खलिए के अंदर जिसकी ज़रूरत थी। तो अब एक जो बच्चा पैदा हुआ उसमें एक फॉल्ट है, मतलब हेमफीलिया है। अब हेमफीलिया के अंदर मतलब एक जीन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मतलब फैक्टर वो जो है 5 वो नहीं बन रहा उसके अंदर, तो खून बह रहा है, तो बहता ही चला जा रहा है। तो ये टूट फूट, मतलब ये नहीं कि ज़ाहिरी हमारे चोट लगे, हमारे अंदर भी टूट फूट होती रहती है और वो साथ ठीक भी होती रहती है। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा इस सिलसिले में कि जेनेटिक डिफेक्ट जो है वो किसी एक वन टाइम एक्सपोजर टू एक्सरे या वन टाइम एक्सपोजर टू एनी पर्टिकुलर केमिकल या इससे नहीं होता। ये लंबे अरसे तक जब हमारे जिस्म पर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स, मुख्तलिफ़ किस्म की हार्मफुल रेज वगैरह वगैरह, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिन्हें कहते हैं, जब वो लंबे अरसे तक उनका इफ़ेक्ट होता है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाती है। अगर वो तब्दीली
ओवम और स्पर्म, उन दो के सेल, वो जो दो सेल हैं जिनसे के बच्चा बाद में बनता है, उसमें आ जाएगी, तो वो बच्चा जब पैदा होगा तो उसमें सर्टेन डिफेक्ट। ये जो थैलेसीमिया और उसका मामला है, इसमें होता वुमन ये है कि लोगों में, यानी जो मर्द और औरत शादी कर रहे हैं, उनके उसमें किसी एक में या दोनों में अगर फर्ज कीजिए एक डिफेक्टिव जीन मौजूद है, दोनों में एक एक डिफेक्टिव जीन मौजूद है, तो जब वो मिली तो बाद औकात इट बिकम्स लाइक थैलेसीमिया मेजर, माइनर मिले मेजर बन गए। जी बिल्कुल। तो ये एक लंबे अरसे में मौजूद। अच्छा, फिर क्या होता है कजन्स में जब शादी होती, अब मेरे ख्याल में इसमें नहीं जाना चाहिए, वो एक लंबी बात हो गई सर, मुझे तो लग रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर चाहूँगा कि आप इस मौजू पे डॉक्टर साहब से भी बात करें और मुझसे भी बात करें कि हमारे यहाँ जो निज़ाम तालीम है, ख़ासतौर पर मेडिकल में जो कुछ पढ़ाई जा रही किताबें, वो क्या हमारी कौमी ज़बान में होने की कोई सूरत है और उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या इम्कानात हैं? तो इस पे आप मेरे डॉक्टर साहब से भी बात सर करें। मैं इस पे जरूर हम लोग एक काम करेंगे, पूरा एक नया शो रखेंगे, क्योंकि सेगमेंट का टाइम जो है ना बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। जी बिल्कुल। और आपके सर मैं क्या कहूँ, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी डिफरेंट आप लोगों ने नॉलेज शेयर की है, क्योंकि यूजुअली हम लोग और बहुत सारे डिजीज़ पे बात करते हैं, बहुत चीज़ों पे बात होती है, लेकिन जिस बेसिक चीज़ से हम लोग बने हैं, जो हमारा जेनेटिक मेकअप जिसे कहते हैं ना, जो वो है DNA, हमने आज उस पर बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। आई होप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बहुत समझ आ गया। हम टाइम टू टाइम इसके ऊपर आपको थोड़ा सा जिससे ना इनपुट देते रहेंगे कि विद टाइम एक वक्त में हमारे व्यूअर्स को सब समझ में आ जाएगा। ये तो बहुत बड़ा मौजूद है। हाँ, जेनेटिक्स क्या होती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, और हेल्थ टीवी का बहुत शुक्रिया, इसलिए कि हम लोग इसलिए पसंद करते हैं कि हेल्थ टीवी वो चीज़ें देता है जो सूदमंद हैं लोगों के लिए। सर ये जो आपकी किताब है, ये नॉर्मल लोग कहाँ से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं? ये किताब जो है, ये जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं वेलकम बुक पोर्ट उर्दू बाजार कराची में है, वहाँ से मिल सकती है, और उसको ख़त भी लिख सकते हैं और उनसे ले भी सकते हैं, जाकर खरीद भी सकते हैं। तो अगर आप लोग को और ज़्यादा इस बारे में जानने के लिए आप इंट्रीग्ड हो रहे हैं, तो आप लोग ये बुक पढ़ सकते हैं। प्रोफेसर साहब को भी मुझे थैंक यू करना पड़ेगा। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और जी वक्त हो गया हमारे पास एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास होगा बेस्ट 5 का सेगमेंट, जिसमें हमारे पास एक सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद होंगे। लेकिन मैं ब्रेक पे जाने से पहले पोल का सवाल रिपीट करती चलूँ। आप हमें बताइएगा, क्या इंसान पहले बंदर था? इसका जवाब आप कॉल में हमें बता सकते हैं, हाँ या नहीं की फॉर्म में। चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं भी जाएगा। वेल बी राइट बैक।